नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। पहली खबर जो आज बिहार की सबसे बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड की, जहां 5 लोगों की मौत के बाद सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से इस्तीफे की मांग तक उठने लगी है। कहा जा रहा है निशांत कुमार जिस तरह से एयरपोर्ट से जाते हैं, मीडियाकर्मी जब उनसे सवाल करते हैं मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर, वो बचते नजर आते हैं। इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी खबर जिसके बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं वो है जेडीयू के 2 चर्चित विधायक पप्पू पांडे और अनंत सिंह से जुड़े मामलों की जांच अब सीआईडी करेगी। तो सवाल ऐसे में उठ रहा है कि क्या इस बार जो जांच है वो निष्पक्ष होगी और आगे क्या क्या कार्रवाई सीआईडी कर सकती है। तीसरी बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है, एक चर्चा चल रही है कि बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज से प्रशांत किशोर लड़ेंगे या फिर एक और नाम की चर्चा हो रही है, मनीष कश्यप को मौका मिलने वाला है। इस पर होगी हमारी आज की चर्चा। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक राम बंदोबस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में अग्निकांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है, आईसीयू में लगी जिस तरह से आग है, उसके बाद 5 लोगों की जान जाने की अभी तक खबर आई है। सवाल ऐसे में उठ रहा है कि आखिर अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे या नहीं, अगर थे तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या समय पर जांच और निगरानी की गई। इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के भी एक नेता ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की है। और उनका कहना है कि जब अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था फेल हुई और लोगों की जान गई तो इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। विपक्ष भी कई तरह की सवाल उठा रहा है। एयरपोर्ट पर जब निशांत कुमार उधर से गुजरते हैं, संजय झा और निशांत कुमार, तो पत्रकारों ने जवाब मांगा उनसे, तो वो बचते नजर आए, वो प्रणाम करते नजर आए और उसके बाद आगे निकलते नजर आए। किस तरह का, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है बिहार के लिहाज से देखें तो ऐसे में सर सवाल यही है कि जिस तरह से आज मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जिस तरह से अग्निकांड हुआ, उसके बाद आखिर जवाबदेही किसकी होगी। जिस तरह से 5 जाने अभी तक आधिकारिक रूप से ये पता चला है कि 5 जाने गई हैं। कई तरह की चर्चाएं हो रही है, कई तरह की बातें आ रही है कि कुछ लोगों को दूसरे अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी 5 मौतें हो चुकी है वहां। देखिए, आज सुबह 3 बजे प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी है। ये मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना में स्थित है। बेहद ही दुखद घटना है। सुबह जब आग लगी तो दमकल विभाग की टीम वहां पे गई। दमकल विभाग के जो अधिकारी आर.एन. पांडे वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि जब वो आईसीयू में गए तो वहां कोई हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ वहां पे मौजूद नहीं था। यानी जो मरीज थे अंदर भर्ती थे, उन लोगों को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने, उनके स्टाफ ने ही बाहर निकाला। हॉस्पिटल के लोग वहां पे भाग गए थे। उसके बाद 4 लोगों की मौत हुई है। लगभग पूरे हॉस्पिटल में 20 के आसपास लोग घायल हुए हैं। उस हॉस्पिटल के 5वीं मंजिल पे एआईसीयू था। दूसरी बात यह है कि जब वहां पे डीएम पहुंचे हैं तब जाके परिजन को भी खबर किया गया। परिजन भी लोग आए हैं और अपने अपने मरीजों के बारे में हालचाल ले रहे हैं। जो आईसीयू इस हॉस्पिटल का है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसमें फायर ऑडिट हुआ है, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल का जो आईसीयू होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसा कि डीएम ने भी बताया कि जो आगजनी हुई है वो शॉर्ट सर्किट लगने के कारण हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई होता है वहां पे, और जो मॉनिटर सिस्टम है आईसीयू का, वो यहीं पे शॉर्ट सर्किट लगा है। तो आईसीयू में जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो सिस्टम है, जो वेंटिलेटर का जो सिस्टम है, बहुत ही संवेदनशील होता है। ऑक्सीजन खुद जलती नहीं है, लेकिन वो आग को बहुत ही तेजी से फैलाती है। तो प्रायः जो हॉस्पिटल होते हैं जो सभी मानकों को पूरा करते हैं, वो फायर ऑडिट करवाते हैं। जिसके देखिए लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो जो उसके उपकरण में जो दबाव होता है, इसके कारण भी कभी शॉर्ट लग जाता है। कभी कभी जो बिजली गुम हो जाती है, तो जो दूसरा सिस्टम है जैसे जनरेटर आदि जब स्टार्ट होता है तो वहां पे जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है, इससे भी शॉर्ट सर्किट लग सकता है। तो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं,
या उन मानकों पे यह हॉस्पिटल खरा था या नहीं, ये जाँच के बाद पता चलेगा। जो मुज़फ्फरपुर के डीएम हैं, उन्होंने भी कहा है कि पहली दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट का इसका एक कारण है, लेकिन जाँच में पता चलेगा कि इसका मूल कारण क्या है और शॉर्ट सर्किट भी क्यों लगा। लेकिन ये जिस तरीके से घटना घटी, घटना घटने के बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी, डॉक्टर, कंपाउंडर आदि वहाँ से गायब थे, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। मौके पे चलिए दमकल विभाग के अधिकारी आ गए, कुछ लोगों की मौत हुई, ज़्यादातर लोग झुलस भी गए हैं। कई लोगों की जान भी बच गई है। लेकिन अगर वो भी नहीं आते, तो हो सकता था ये बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती। अभी जैसे दिल्ली के मालवीय नगर में जितनी बड़ी आगजनी की घटना हुई, उसके बाद ये बिहार की ये घटना है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से जब पत्रकारों से बातचीत की है, तो वो हाथ जोड़ते हुए आगे चले गए और वो दिल्ली चले गए हैं। तो निश्चित बतौर स्वास्थ्य मंत्री उनकी जो स्थिति है वो जी, उनकी जो भूमिका है वो निश्चित तौर पे सवालों के घेरे में है कि पहली दफ़ा वो राजनीति में आए हैं, सार्वजनिक जीवन में आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा गंभीर मंत्रालय उनके कंधों पे डाला गया है और उसके बाद एक घटना घटी है। ये पहली घटना घटी है और वो इस जवाबदेही से बचते हैं। लिहाजा उनको तो घटनास्थल पे जाना चाहिए था। आज जो वो दिल्ली गए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात होती कि वो घटनास्थल पे जाते, परिजनों से मिलते, मरीजों का हाल-चाल लेते। तो ये जो वक़्त था, जब वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही व्यक्त करते, वो उससे पीछे हट गए और वही संजय झा के ज़रिए वो दिल्ली चले गए। तो एक सवाल कहीं न कहीं निष्ठांत के नेतृत्व या उनकी राजनीतिक सूझबूझ को लेकर के है। ये तो सवाल पैदा होगा और जैसा कि आपने कहा कि उन्हीं के एनडीए का ही जो सहयोगी दल है जीतनराम मांझी, जो एनडीए के अंदर जो राजनीतिक समीकरण बनाए जाते हैं, उसमें जीतनराम मांझी जदयू के तरफ के ही माने जाते हैं और उनके ही एक नेता ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। विपक्षी पार्टी तो हंगामा कर ही रहे हैं, कई नेताओं ने इस्तीफा मांगा है और वो लगातार जदयू पे, सरकार पे हमलावर है। लेकिन निशांत कुमार का जो रवैया रहा है बतौर स्वास्थ्य मंत्री, वो हो सकता है कि बिहार की जनता को नागवार गुजरे और कहीं न कहीं उनमें जो नेतृत्व करने की जो प्रवृत्ति है, उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जैसा कि डीएम ने बताया है पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि इस मामले की वो छानबीन करेंगे और उसके बाद जो शॉर्ट सर्किट का जो कारण है, चूँकि आईसीयू बहुत ही संवेदनशील होता है बिजली के मामलों में, ऑक्सीजन और बिजली दोनों जहाँ एक जगह है, वहाँ दुर्घटना पे नियंत्रण करने के लिए 24/7 सजगता चाहिए और ऐसा होता है। हालाँकि कोई आईसीयू का कोई अलग से मापदंड सरकार के द्वारा जारी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि हर हॉस्पिटल के लिए जो एक फायर ऑडिट होता है, वो तो करना चाहिए और ये हॉस्पिटल निश्चित तौर पे अगर शॉर्ट सर्किट के कारण ही ऐसा हुआ है आज सुबह 3 बजे जो घटना घटी है, तो इसमें निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से तो जो वेंटिलेटर का जो कनेक्शन होगा या जो मॉनिटर सिस्टम होगा, उसमें कोई लीकेज हो सकता है, ऑक्सीजन लीक कर गया होगा। देखिए ऑक्सीजन इतना महत्वपूर्ण होता है कि प्रायः आईसीयू में अगर ऑक्सीजन का लेवल 23.5% से ऊपर उठ जाता है, तो आईसीयू में एक सेंसर लगा होता है, जो खुद ही अलार्म देने लगता है। मतलब ऑक्सीजन आग को बढ़ाने में इतना महत्वपूर्ण कारगर होता है कि एक सेंसर लगना चाहिए या लगा होता है किसी भी आईसीयू में कि एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का लेवल कम ही होना चाहिए। तो पता नहीं ये यहाँ पे किस तरह की घटना घटी, ऑक्सीजन का कहीं रिसाव तो नहीं हो गया। हो सकता है कि ऑक्सीजन का ही रिसाव हो गया हो और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया हो। जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि कई लोगों की जो जान गई है, वो दम घुटने से गई है, धुआँ के कारण दम घुटने से गई है और कई जो मरीज हैं वो झुलस चुके हैं। तो दम घुटने के कारण गई, इसका मतलब ये है कि आग की लपटें बहुत तेजी से फैली नहीं होंगी, लेकिन धुएँ के कारण वो भर गया होगा। तो अगर जो अस्पताल के कर्मी थे, वो अगर मौके पे संवेदनशील होते और वो रेस्क्यू करने का काम करते, तो कम से कम धुएँ के कारण मौत नहीं होती। अगर आग भड़क उठता है, उसकी लपटें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो बचाने में कई चुनौतियाँ हैं। लेकिन अगर केवल धुआँ है और अगर आईसीयू में भरा है, तो वहाँ से बचाया जा सकता था। हो सकता है जो 4 लोगों की जान गई हैं, वो बचाया जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं अस्पताल कर्मी की लापरवाही तो आई है। घटना के पहले भी और घटना के दरमियान भी वो जिस तरीके से भाग गए और वो भागे, ये आरोप कोई मीडिया का नहीं है, बल्कि दमकल विभाग का जो अधिकारी है, ये उनका ही आरोप है। तो ये दिखलाता है कि अस्पताल अपनी सुरक्षा मानकों को लेकर के किस तरीके से असंवेदनशील रहा है। बिल्कुल।
सर, अब हम लोग बिहार की राजनीति पर बात कर लेते हैं। दो चर्चित जांच अब सीआईडी के हाथ में पहुंच गई है। एक तरफ कुचायकोट विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे पर जमीन कब्जाने, मारपीट और फायरिंग के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ मोकामा के जो विधायक हैं अनंत सिंह, उन पर सार्वजनिक कार्यक्रम में हथियार लहराने का मामला दर्ज है। तो अब सीआईडी दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जांच औपचारिकता बनकर रह जाएगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से एनडीए की है उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक रसूख से ऊपर उठकर सच सामने आएगा इन सब जांच में। और आप एक तो सबसे पहले दोनों जो भी मामले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कुचायकोट के विधायक हैं अमृत कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। वो कदावर नेता गोपालगंज के माने जाते हैं। भले ही वो एक विधायक हैं, लेकिन उन्हें किंग ऑफ गोपालगंज कहा जाता है। और जब से वहां परिश्रमण हुआ है 2008 से, और जब से कुचायकोट अलग विधानसभा बनी है, लगातार वहां से जीतते आए हैं। जदयू के ही हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के काफी नजदीक माने जाते हैं। और जो पूरे गोपालगंज का जो एरिया है, अगर खासकर आप कुचायकोट की बात करें तो वहां का जो जातिगत समीकरण है उसमें ब्राह्मण और भूमिहार ये बहुतायत हैं, और इनके कारण ही वहां पे जीत होती है। ऐसे भी जो इलाका है, वो इलाका या उस विधानसभा में वो माना ही जाता है कि कोई ना कोई बाहुबली ही यहाँ पे जीतेगा। इससे पहले जब कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, वो भी बाहुबली ही माने जाते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और जदयू में गहरी पकड़ है वहां के विधायक अमृत कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे पे। और 16 एकड़ की जमीन को लेकर के उन पे आरोप लगा है। उन पे जो आरोप लगाने वाले हैं, उनका कहना है कि उनकी अपनी जमीन है 16 एकड़ की, जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया है, और इसी क्रम में उन्होंने गोलीबारी भी की है। और ये मामला है उन पे, ये काफी पुराना मामला है। जो आप जिन दो जदयू विधायकों का नाम ले रहे हैं, एक कुचायकोट के पप्पू पांडे जिनको किंग ऑफ गोपालगंज कहा जाता है, दूसरा मोकामा के विधायक अनंत सिंह जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है। ये दोनों ही कद्दावर बाहुबली माने जाने वाले विधायक हैं। और अनंत सिंह पिछले कुछ वर्षों से ललन सिंह के काफी नजदीक आ चुके हैं। हालांकि ललन सिंह और उनके बीच का समीकरण बनते बिगड़ते रहा है, लेकिन आज जहां पे आके जो समीकरण शिफ्ट हो चुका है, उसमें वो ललन सिंह के नजदीक माने जाते हैं। दोनों कद्दावर हैं, दोनों पे मुकदमे हैं, कई मुकदमे हैं, पहले से भी मुकदमे होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुकदमे आए, कभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, कभी वो जेल से बाहर चले गए, लेकिन ये ऐसा देखने को मिला है कि अब जाके इन दोनों की जांच सीआईडी करेगी। सीआईडी करने का मतलब ये है कि अब इन जांच की जो निगरानी है वो मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा तय किया जाएगा। इस समय जो सीआईडी है, जो गृह मंत्रालय है, निगरानी विभाग है, ये सब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास ही है। तो ये दोनों कद्दावर माने भी जाते हैं। इन दोनों पे आर्म्स एक्ट सहित कई संवेदनशील मामलों में धारा दर्ज किया गया है। तो अब इनकी जांच जो सीआईडी करेगी, इसका राजनीतिक महत्व यही है कि अब इनका जो सर्विलांस होगा वो सम्राट चौधरी का होगा। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते थे और गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास होता था। उस समय ललन सिंह का काफी महत्व था, प्रशासनिक महत्व भी माना जाता था। अब समीकरण बदल चुका है। जब समीकरण बदल चुका है तो इन दो बाहुबली नेताओं की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें भी बदलाव हो चुका है। तो अब जो प्रशासन है वो सजग है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले रिशु सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि रिशु सिंह को गिरफ्तार करने की बात या रिशु सिंह के खिलाफ जो रिपोर्ट है वो नवंबर में ही ईडी ने बिहार के गृह मंत्रालय को दे दी थी, लेकिन के खिलाफ कुछ हुआ नहीं था। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो प्रक्रिया आगे हुआ। उसमें 2 आईएएस ऑफिसर का निलंबन भी हुआ है। हालांकि वो जो टेंडर घोटाला है वो एक बहुत बड़ा तार है, उसका क्या निष्कर्ष होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उनपे जब कार्रवाई की गति मिली तभी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। और ये जो 2 नेता हैं ये भी काफी प्रभावशाली हैं। और इन लोगों से विवाद भी कोई ऐसा नहीं कि इनका और इन 2 नेताओं का और विवाद का कोई नया रिश्ता है। तो लेकिन इन पे सीआईडी जांच भी तब हुआ जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। तो इसका राजनीतिक अर्थ यही होता है कि अब इन 2 नेताओं का जो सत्ता से जो समीकरण था वो बदल चुका है। जब सत्ता में परिवर्तन हो गया तो समीकरण भी बदल गया है। और अब जो मौजूदा जो नई सम्राट सरकार है, अब इन लोगों पे जो भी मुकदमा दर्ज होता है उनमें
प्रशासनिक तौर पे कोई लीपापोती करने या कोई राहत देने के मूड में नहीं है, इसका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। क्योंकि जब मामले की जांच पुलिस कर ही रही थी, तो फिर सीआईडी को जांच देने की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब यही है कि अब इन लोगों पे प्रशासन का शिकंजा कसा जा सकता है और ये तो ऐसे नेता भी हैं जो लगातार जीतते भी रहे हैं। छोटे सरकार उर्फ जो अनंत सिंह हैं, वो तो निर्दलीय भी चुनाव जीतते रहे हैं। उनमें इतनी क्षमता है और ज्यादातर लोग जैसे अनंत सिंह कभी राजद में लेकिन ज्यादातर जदयू में रहे। पप्पू पांडे जो कुचायकोट के विधायक हैं वो लगातार जदयू में ही रहे हैं। तो ये दो जदयू के वैसे विधायक भी माने जाते हैं जो हर परिस्थिति में अपने बलबूते चुनाव जीतने वाले हैं, या जब तक ये मैदान में है तब तक वहां कोई जीत नहीं सकता, कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत सकता। तो ये इनकी खासियत भी है और ये खासियत भी अन्य जो पार्टी के नेता हैं उनकी आंखों में चुभने वाली भी है। यही खासियत आंखों में चुभती भी है लोगों को और साथ ही साथ विवादों से इनका नाता तो रहा ही है। जो 16 एकड़ की जमीन जो मामला है वो एक पुराना मामला है, उसकी जांच होनी भी चाहिए। उसमें गोलीबारी का भी इन पे केस है, आर्म्स एक्ट का भी केस है। तो अगर अब सीआईडी जांच करती है तो सीआईडी जांच करके अगर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लिपापोती करेगी, क्योंकि लिपापोती करनी होती तो पुलिस ऑलरेडी जांच कर ही रही है। अब सीआईडी जांच करने का मतलब है कि डीएसपी लेवल का कोई सीनियर अधिकारी ही इसकी जांच करेगा। अब एसएचओ यानी थाने का जो एसएचओ होता है वो इस मामले की जांच नहीं करेगा। ये जैसे किसी मामले को लेकर के एसआईटी का गठन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जांच में तेजी आती है। तो सीआईडी जांच में भी अब कहीं ना कहीं से तेजी आएगी तो हो सकता है आगे चल के लोगों की गिरफ्तारियां भी हों। तो इस तरीके से अब जो परिदृश्य बन रहा है वो यही बन रहा है कि राजनीतिक तौर पे अब जो समीकरण था वो उन दोनों नेताओं के हाथों से फिसल चुका है। इसीलिए हो सकता है कि सीआईडी की जांच करवाई जा रही है। सर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, अब तक जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन पार्टी की ओर से स्पष्ट संकेत अभी भी नहीं मिले हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और कई तरह की चर्चाओं में एक नाम और जोर पकड़ लिया है, वो है चर्चित यूट्यूबर और जनसुराज के नेता मनीष कश्यप को कहा जा रहा है कि बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार के नाम पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनसुराज प्रशांत किशोर की जगह मनीष कश्यप पर भी दाव लगा सकती है, या फिर आखिरी समय में कोई नया चेहरा सामने आएगा जिस तरह से बांकीपुर का उपचुनाव होने वाला है? देखिए, एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर इतने नौसिखिए भी नहीं है, वो रणनीतिकार माने जाते हैं। वो पार्टी के प्रमुख हैं और प्रमुख तभी लड़ता है जब लड़ने के बाद जीते ना जीते लेकिन कम से कम टक्कर तो दे। तो जो बांकीपुर की जो चुनावी समीकरण है, जो वहां की जो जमीनी सच्चाई है, उस सच्चाई में बीजेपी भारी पड़ती है। मतलब कि अगर महागठबंधन भी अगर कांग्रेस और आरजेडी दोनों साथ मिलके बिना किसी गलतफहमी के एक दूसरे का पूर्ण तरीके से सहयोग करते हुए भी चुनाव लड़े तो भी जीतना मुश्किल है। 2015 में जब आरजेडी और जदयू साथ थी, उस वक्त नीतीश कुमार, उस वक्त नितिन नवीन को भी 60% के आसपास वोट मिला था। 2010 के चुनाव में तो वो 72% के माध्यम से मतलब उनको वहां तक वोट मिला था। तो जो वहां की जो समीकरण है, उस समीकरण में कोई चुनाव जीत नहीं सकता है सिवाय बीजेपी को छोड़ के। ऐसे में प्रशांत किशोर का खुद मैदान में जाना मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर किसी भी हाल में चुनाव लड़ पाएंगे। जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो एक चुनौती आई कि फिर उनको इस उपचुनाव के लिए दमदार कोई कैंडिडेट मिले, ये भी इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। मतलब अब उनकी पार्टी में कोई आए, कोई ऐसा दमदार व्यक्ति आए जो चुनाव लड़े, लाखों रुपए खर्च करे, ऐसा उम्मीदवार ढूंढना भी अब जनसुराज के लिए एक चुनौती रहा। मुझे लगता है कि इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो प्रशांत किशोर की ओर से एक नैरेटिव फैलाई गई कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ लें। हालांकि प्रशांत किशोर वहां लगातार जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो अंत आते तक खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जहां तक बात मनीष कश्यप का है, हो सकता है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़वाया जाए। मनीष कश्यप बोलते भी हैं, एक बिहार के चर्चित चेहरे भी हैं। हालांकि वो भी कई बार चुनाव लड़े हैं, जनसुराज के बैनर तले भी और निर्दलीय भी, और उनकी हार भी हुई है। लेकिन
वो चुनाव लड़ सकते हैं। उस क्षेत्र में प्रशांत किशोर को एक वैसा चेहरा चाहिए, जो चुनाव का खर्च भी उठा पाए, साथ ही साथ वो बोल्ड होकर के बोल भी पाए। तो ऐसे चेहरे की उनकी तलाश भी है और उसी को लेकर के वो कवायद भी कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप या कोई और भी हो सकता है जो करे। हालाँकि देखिए, अगर कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर वो बीजेपी को चुनौती देना चाहता हो, तो अगर वो जाकर के कहीं न कहीं अगर जो वहाँ का वैश्य समाज है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर सेंधमारी कर पाएगी, तब जाके ही वो चुनौती देने वाली हालात पैदा कर सकती है। तो ऐसा करने वाले उम्मीदवार के रूप में मनीष कश्यप साबित हो पाएँगे, मुझे उसमें संदेह है। हाँ, महागठबंधन किसी तरीके से समीकरण बैठा के कर ले, कांग्रेस के साथ कर ले, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन एक वहाँ ऐसा उम्मीदवार चाहिए, हुँ, जो बीजेपी के वोट बैंक में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सेंधमारी कर पाए, ताकि कम से कम बीजेपी चिंतित तो हो। और वो अगर आप जो नितिन नवीन का स्वजातीय वोट बैंक एक कायस्थ है, उसमें सेंधमारी भले न कर पाए, लेकिन वहाँ पे वैश्य समाज है, हालाँकि वो भी बीजेपी के साथ एकजुट है आज के समय में, हुँ। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ उस तरीके का हो पाए, तब जाके हो सकता है कि बीजेपी में थोड़ी बहुत चिंता भी हो। लेकिन मनीष कश्यप का जो व्यक्तित्व है, मुझे लगता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो और एकजुट हो जाएगा और शायद ही जनसुराज मनीष कश्यप के ज़रिए किसी तरह की कोई चुनौती या कोई अपना प्रभाव बिखेर पाएँगे। लेकिन जनसुराज उसमें जनसुराज की ओर से लगातार कैंपेन चल रहा है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वो भी लगातार कैंपेन कर पा रहे हैं। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में, वहाँ से जनसुराज के प्रत्याशी वंदना कुमारी चुनाव लड़ी थी। वो देखिए, वो उसके बगल में कुम्हरार में वो काफ़ी प्रयास कर रही थी और उनके साथ एक ख़ासियत ये थी कि उनके अपने लोग थे, जो कि पोलिंग एजेंट के रूप में काम करते थे। वो जनसुराज के पार्टी प्लेटफ़ॉर्म से उनको नहीं दिया गया था। तो वो उनमें अपनी एक ख़ासियत थी, जिसके कारण वो 7700 के आस-पास वोट ले भी आ पाए थे। लेकिन अब मनीष कश्यप आते हैं, हालाँकि जनसुराज को अब एक ही चुनाव लड़ना है, एक ही सीट पे तो चुनाव हो रहा है, तो पूरी ताकत वो यहाँ पे लगाएगी। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से कर पाएँगे। लेकिन अब मनीष कश्यप को भी मिलेगा, मुझे इसमें इसलिए संदेह लगता है कि जिस तरीके से वो बोलते हैं या जो उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व से वो किसी भी समाज को, जो किसी भी जाति को, अगर आप 1-2 जातियों को छोड़ दें, तो वो और अलर्ट हो जाएगा, वो और ध्रुवीकरण हो जाएगा। उनके चेहरे के साथ कुछ न कुछ एक सामाजिक जोखिम भी जुड़ा हुआ है, हुँ। जिसको लेकर के जनसमाज के अंदर भी कई तरह के सवाल आए थे, पहले जब वो वहाँ पे शामिल हुए थे। तो ख़ैर, ये तो उनका अपना आंतरिक मसला है, लेकिन इतना तय है कि स्वयं प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे यही लगता है कि प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई एक सशक्त चेहरा वो देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जनसुराज ने खैर उम्मीदवार के नाम की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन अटकलबाजी है, कयासबाजी है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।